नमस्कार। तो पिछले भाग में हमने देख लिया था कि डंक अपने गुरु के साथ में एशफोर्ड की टर्नी लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसके गुरु की मौत हो जाती है, जो काफ़ी बुढ़ा भी होता है। उसके लिए डंक एक कब्र खोदता है और उसको वहीं पर दफना देता है। अपने गुरु की बाकी सारी चीज़ों को लेने के बाद में वो वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। अब शाम हो जाती है तो उसको खाना वाना खाना होता है। एक विश्राम घर में जाता है, अच्छा खासा खाना खाता है, जो बारंबार ये जिद कर रहा होता है कि तुम मुझे भी अपने साथ में ले चलो, परंतु डंक उसको साफ मना कर देता है। तो बस कहानी यहाँ तक चल रही थी। वीडियो को करते हैं शुरू। डंक अपनी चीज़ें और घोड़ों को लेकर रात को ही वहाँ से निकल गया था। रात को उसको दिशा दिखाने के लिए चंद्रमा की रोशनी काफ़ी थी। ऐसे करते हुए अगले दिन की शाम तक वो पहुँच जाता है एशफोर्ड। दूर से ही एशफोर्ड एक अलग ही सिटी की तरह दिख रहा था। वहाँ पे कई सारे टेंट तंबू लगे हुए थे, जहाँ पर अलग अलग तरीके की पताकाएँ फहरा रही थी। कोई लेनिस्टर हाउस को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो कोई ब्लैकेंस को, तो कोई ब्लैकवुड को। इन सब चीज़ों के बारे में डंक को उस बुढ़े आदमी ने अच्छे से सिखाया होता है कि कौन सी पताका किसको रिप्रेजेंट करती है। किसी पताका के ऊपर अगर स्टेक बना हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है बराथियंस को। इसी तरह वो किसी भी तंबू के ऊपर लगी हुई पताका से पता कर सकता था। फिलहाल उसने देखा कि ब्लैकेंस और ब्लैकवुड उनके भी हाउसेस लगे हुए थे। इसको देखकर उसे 3 साल पुरानी याद आ जाती है, जब बुढ़े आदमी ने उसको बताया था कि ओटो ब्रेकन, जिसको ब्रूट ऑफ ब्रेकन कहते थे, उसने लॉर्ड क्वेंटन ब्लैकवुड को मार डाला। अब ये ऐसे नहीं मारा गया था, ये असल में एक टर्नी हुई थी। वहाँ पर ये दोनों आपस में लड़े थे और इसने इतनी ज़ोर से उसके सिर के ऊपर वो हेलमेट पे एक कुल्हाड़ी जैसा मारा कि वो हेलमेट भी टूट गया और इसका सर भी फट गया। वहाँ से इसकी मृत्यु हो गई। बुढ़ा आदमी इसको बताता भी है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी इसको मारने की, बस वो हार घोषित कर लेता। परंतु ये दोनों हाउसेस की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही पुरानी है। यह सोचता है अगर मेरे साथ में अभी वो बुढ़ा आदमी होता तो हमें कम से कम कई सारे नाइट्स आके मिलते जुलते। उसकी थोड़ी बहुत पहचान तो थी, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। वैसे उस बुढ़े आदमी ने मुझे भी कुछ नाइट्स के नाम बताए हैं, पर वो मुझसे मिलेंगे या फिर नहीं, मुझे भी नहीं मिलना उनसे। यहाँ पर अच्छे खासे टेंट तंबू छावनी की तरह लगे हुए थे, जैसे कोई सेना जा रही हो। लेकिन ये वेस्टोस के डिफरेंट जगह से आए हुए और उनके हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हुए नाइट्स की छावनियाँ थी। डंक अगर चाहता तो यहीं पे आसपास किसी नाइट के तंबू के पास में अपना बसेरा बना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये लोग जो नाइट से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑफिशियल नाइट है। इनके पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, इन्हें बेहतरीन खाना मिलेगा। जबकि डंक एक हेज नाइट है, उसके अत्ते पते नहीं है, उसको ख़राब सी मीट खानी पड़ेगी। और अगर वो उनके पास में रुका तो वो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। परंतु एक हेज नाइट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी इज्जत। अगर उसकी इज्जत नहीं है तो वो सेल्सवर्ड से अलग कैसे हुआ। एक हेज नाइट और सेल्सवर्ड में फ़र्क होता है। वह मन ही मन सोचता है, मैं लड़ूंगा, मैं अपनी इज्जत कमाऊंगा और फिर इन सब के बीच में एक दिन मेरा भी टेंट इसी तरह होगा और मैं किसी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा। फिर तो मुझे भी हर रोज़ फ्रेश मीट और एल पीने का मौका मिलेगा और मेरे पास में भी एक कमरा होगा जिसे मैं घर कह सकूँ। बस ऐसी ही कुछ बातों को सोचते हुए डंक यहाँ से अपने घोड़े को पीछे की तरफ मोड़ देता है। वहाँ से वो पीछे मुड़ जाता है और पीछे की तरफ जंगल में चला जाता है, उस टेंट तंबू वाली जगह से आधा मील दूर, जहाँ पर अच्छी खासी ग्रास होती है और पास में एक पुल होता है, पानी का स्रोत। वो सोचता है आज की रात मैं यहीं पे बिताऊंगा और मेरा तंबू यही बनेगा। मेरे ऊपर ट्रीज़ की पताकाएं लहरा रही होगी, जो टायरल्स के ग्रीन कलर से भी ज़्यादा ग्रीन है। आज के लिए मेरा आशियाना यही नेचुरल टेंट है। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले उसने जो काम किया वो था अपने हॉर्सेस को चमकाना, उन्हें अच्छे से नहलाया, क्योंकि उसको बुढ़े आदमी ने बताया था कम से कम 15 दिनों के अंदर एक ना एक बार तो अपने घोड़ों को नहलाना चाहिए। और अभी वो एक नाइट है, नाइट को ये काम करना चाहिए। घोड़ों के बाद में उसकी खुद की नंबर आता है। अब वो नहाना शुरू करता है। नहाने के बाद में बस पास में बैठ के सुस्ताना शुरू होता है। वहीं पे उसको कुछ ड्रैगन फ्लाइज देखती है। वो ड्रैगन फ्लाइज को देखकर सोचता है इनका नाम ड्रैगन फ्लाइज क्यों रखा है, इनमें कुछ भी ड्रैगन जैसा नहीं है। वैसे तो आज दिन तक उसने भी कभी ड्रैगन नहीं देखा था और न ही उसके मास्टर उस बुढ़े आदमी ने। अब यहाँ पे हमें कहानी में पता चलता है कि उस बुढ़े आदमी का नाम होता है सर अर्लन। ड्रैगन्स किंग्स लैंडिंग के अंदर रहते थे और सर अर्लन भी जब किंग्स लैंडिंग गया था तब वो बहुत छोटा था। पर अगर टाइमलाइन पे देखा जाए तो जब वो किंग्स लैंडिंग गया था उससे बहुत पहले ही पुराना वाला ड्रैगन मर चुके थे। सबसे आखिरी जो ड्रैगन था वो एक शी ड्रैगन था जो ब्लू कलर का था। उसने कुछ अंडे भी दिए थे, पर उसके अंडे कभी भी पके नहीं और वहाँ से कोई ड्रैगन नहीं निकला। कहा जाता है उस आखिरी ड्रैगन को भी मरवाया गया, ना कि वो मरा, और वो भी एगोन थर्ड द्वारा। एगोन द अनलक्की, एगोन द ड्रैगन बैन, जिसको ड्रैगन्स नहीं पसंद थे। और आम जनता में तो तब से ये विश्वास बन गया है कि ड्रैगन्स के मरने के बाद में हमारे समर्स छोटे होते जा रहे हैं और विंटर्स बढ़ती जा रही है। क्या पता आने वाले समय में विंटर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि उसको झेलना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो। डंक सोचता है आज की रात मैं यहीं पे बिताऊंगा और कल जाकर उस टर्नी के अंदर अपना नाम दूंगा। वह अपना चेहरा देखने के लिए पानी के रिफ्लेक्शन में ज़्यादा देखता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ ज़्यादा नाइट जैसा दिखता नहीं है।
फिर भी उसके पास में नाइट्स वाली तलवार है, ढाल है और यहाँ तक कि उसके पास में घोड़े भी है। अब यहाँ से डंक अपने घोड़े को लेकर आधा मील दूर वहीं पे टेंट वाली जगह पर जाता है। कुछ दिनों पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, केवल एक सपाट मैदान, किंतु अभी यहाँ पर एक मेले की तरह हो गया था। यहाँ पर हजारों तरह की चीज़ें बिक रही थी, जैसे कि बूट्स, फ्रूट्स, फ्लेवर्स, जगलर्स, यहाँ तक कि जादू दिखाने वाले, ट्रेड करने वाले व्यापारी भी थे। और सबसे खास यहाँ पे हॉर्स और कट पर्सेस भी थे। जेब कतरे और हॉर्सेस को बचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसका भी मन तो कर रहा था कि ये किसी न किसी चीज़ को खरीदे, पर इसके पास में अभी पैसे कम होते हैं। ऐसे ही बाजार में घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर नाटक मंडली अपना नाटक प्रस्तुत कर रही होती है। वहां पर एक औरत बहुत बेटर परफॉर्म कर रही होती है। उसको देखकर इसको लगता है कि मैं उसको कुछ कॉइन्स दे दूं, लेकिन फ़िलहाल अभी इसके पास में होते नहीं है, तो ये बस वहाँ से आगे निकल जाता है। आगे कुछ टायरोशी मर्चेंटमैन की दुकान थी, जहाँ पर वो सिल्वर के लगे हुए आर्मर्स को बेच रहा था, पर वो काफ़ी महंगे थे। इसी के पास में एक सस्ती तलवार वाली दुकान भी थी। अब ये जिस दुकान को ढूंढ रहा था वो सबसे आखिरी में थी, और वहाँ पे एक मोटा सा पर छोटा सा आदमी अपना काम कर रहा था। डंक वहाँ पर जाके कहता है कि मुझे एक आर्मर चाहिए, और ऐसा स्पेशली चाहिए जिसके ऊपर नाक के ऊपर नहीं लगे। मेरा हेलमेट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मेरे नाक के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सके। अब मोटा आदमी इसको नीचे झुकने के लिए बोलता है और इसकी नाप वाप लेता है। नाप लेने के बाद में वो बोलता है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए काफ़ी सारे आर्मर्स है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करो तो मैं तुम्हारे लिए नया भी बना सकता हूँ, पर कुल मिलाकर तुम्हें देने पड़ेंगे 800 स्टेग। ये सुनने के बाद में डंक चौंक जाता है। वो बोलता है कितना कहा तुमने? 800 स्टेग, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बुढ़ा आदमी बोलता है नहीं, मैं अपने बिल्कुल पते की बात कर रहा हूँ, कम से कम इतने तो चाहिए होते हैं। फिर भी डंक के लिए 800 बहुत ज़्यादा थे। वो कहता है कि तुम्हें नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम कहीं से पुराना वाला ख़रीद के लेके आ जाओ। पुराने किसी स्टील के आर्मर से बनाया हुआ नया वो लगभग 600 स्टेग में पड़ेगा, और बस इस चीज़ के लिए डंक राजी हो जाता है। डंक उसे कहता है कि लो 2 सिल्वर के कॉइन्स तो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, और बाकी सारे कल सुबह आके तुम्हें पे कर दूंगा, तब तक तुम बना रखना। वो आदमी कहता है हाँ 2 काफ़ी है, आज केवल मैं तुम्हारा ही काम करूँगा, और पक्का कल सुबह तक तो तुम्हारा आर्मर रेडी रहेगा। डंक यहाँ पे थोड़ा चहकते हुए बोलता है 2 क्या, मैं तुम्हें बहुत सारे सिल्वर के कॉइन्स दे दूंगा, बस मुझे एक बार चैंपियन तो होने दो, और मैं यहाँ पे चैंपियन होने के लिए ही आया हूँ। क्या तुम सच में यहाँ पे चैंपियन होने के लिए आए हो? तुम्हें क्या लगता है ये सारे बाकी सारे लोग तुम्हें चीयर करने के लिए आए हैं? बस ऐसी कुछ बातें होती है। उसके बाद में डंक यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे मार्केट में डंक थोड़ी देर तक और घूमता है। कुछ गाना गाने वाले और नाटक मंडली वाले लोग भी होते हैं। उनकी तरफ इसको देखने की इच्छा तो होती है, लेकिन पैसे थोड़े कम होते हैं तो उनके पास में जाता नहीं है। चुपचाप अपने कैंप, यानी कि जो नेचुरल कैंप इसने दिन में डिसाइड किया होता है, उसी की तरफ ये अभी निकल जाता है। ये बस अपने घोड़े पे बैठ के जंगल के अंदर चले जा रहा था। पीछे की तरफ से कुछ गानों वानों की आवाज़ भी आ रही थी, जो बहुत ही कम आ रही थी। ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसके दिमाग में केवल एक ही चीज़ थी, और वो ये था कि कैसे भी करके कल वाली टर्नी जीतनी है, जिससे कि इसके पास में पैसे वैसे आ पाए। अब ऐसे करते करते ये फाइनली पहुंच जाता है जहाँ पर इसका कैंप होता है, लेकिन वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ ये देख लेता है जिससे ये चौंक जाता है। ये अपने कैंप से दूर ही अपने घोड़े से नीचे उतरता है और अपनी तलवार को बाहर निकालता है और बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना शुरू करता है। झाड़ियों को हटाकर अपनी कैंप की तरफ आगे बढ़ता है और तलवार को आगे करके देखता है तो देखता है कि एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है। तो फिर ये उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं एक फिश पका रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, तुम यहाँ पर आए कैसे? क्या तुमने किसी हॉर्स को चुरा लिया और उस पर बैठ के घर से यहाँ तक आ गए? नहीं, मैं तो किसी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठ के आ गया जो यहाँ पर मीट लेके आने वाली थी हमारे गाँव से। अच्छा चलो ठीक है, पर जल्दी से दूसरी घोड़ा गाड़ी ढूंढो और उस पर बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ में नहीं रखने वाला। तुम मुझे जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मेरे पास में रूम है, मैं वहाँ पर रह सकता हूँ। डंक उसको चेतावनी देते हुए कहता है मेरे सामने ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मेरे घोड़े पे बैठो और यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाओ। वो लड़का बोलता है नहीं, तुम्हें तो यहाँ से किंग्स लैंडिंग की तरफ जाना चाहिए, पर अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम ये टर्निंग मिस कर दोगे। किंग्स लैंडिंग? डंक एकदम चौंक जाता है। वो बोलता है क्या ये बच्चा मेरा मजाक तो नहीं उड़ाना चाहता है? पर इसको कैसे पता है कि मैं बचपन में किंग्स लैंडिंग में था और वहीं के फ्लिया बॉटम का एक लड़का हूँ? थोड़ा सा गुस्सा तो इसको उस बच्चे पर आता है, पर शायद ये सोचता है कि ये उसका वाइल्ड गेस था तो उसको छोड़ देता है। अब इसको बिल्कुल ये बेवकूफ़ी लग रही होती है कि छोटे से बच्चे के सामने इसने एक तलवार निकाल रखी है। वो बच्चा वैसे भी इसको कोई हार्म नहीं करने वाला है। वापस ये सोचता है कि कम से कम मेरे को इसको थोड़ा अच्छा खासा पीटना चाहिए जिससे मेरा पीछा करना छोड़े और इससे बस मेरे को छुटकारा मिले। पर फिर वो ऐसा भी नहीं कर सकता, इसको उसके ऊपर दया आ जाती है। ये अपने कैंप यानी कि जहाँ रुक रहा होता है उस जगह को देखता है तो उस बच्चे ने काफ़ी कुछ चीज़ें कर दी होती है। गोल गोल कई सारे पत्थर लगाकर बीच में आग लगा दी होती और उसके ऊपर वो एक फ़िश पका रहा होता है। यहीं पे उस बच्चे ने कुछ सफाई वफाई भी की थी। डंक उससे पूछता है तुमने आखिर यहाँ पे आके क्या क्या किया? छोटा बच्चा बोलता है मैंने उन्हें धो दिया, मैंने आपके घोड़े को भी धो दिया और उसकी सारी चीज़ों को,
और आपके खाने के लिए और मेरे खाने के लिए एक फ़िश भी मैंने पकड़ी है। वैसे मैं ज़्यादा पकाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये आपका जो डेरा है यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पका के खिला सकता हूँ। अब यहाँ पे ये डंक और बच्चा थोड़ी सी आपस में बहसबाजी करते हैं। वो बच्चा बोलता है कि तुम्हारा आखिर तंबू कहाँ पे है, तो डंक बोलता है मेरा यही तंबू है। सारे नेट्स के पास में अपना अपना तंबू होता है, लेकिन उनके जो आर्टिफिशियल तंबू है उससे मेरा नेचुरल काफ़ी बढ़िया है। बच्चा हंसते हुए बोलता है यहाँ पे बारिश हो गई तो तुम क्या करोगे? तो ये कहता है कि मेरे ट्रीज़ ही मेरे शेल्टर का काम करेंगे। बच्चा कहता है तो बारिश हुई, इन ट्रीज से पानी लीक होता है क्या, तुम्हें पता नहीं है? वो बोलता है जो कुछ भी हो, फाइनली मेरे पास में पैसे नहीं है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। पर मैं एक बार की टर्नी जीत गया ना, तो उसके बाद में मेरे पास में पैसे हो जाएंगे। पर फालतू बातों पे ध्यान मत दो और तुमने जो फ़िश पका है उसको उल्टा घुमाओ, वरना वो पूरी जल जाएगी। पहले बताओ कि तुमने कभी किचन में काम भी किया या फिर नहीं? बच्चा कहता है हाँ मैंने किया तो है, पर मैं उसमें सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो मुझे नहीं आता। डंक पूछता है परंतु तुम्हारे हेयर्स को क्या हो गया? मेरे मास्टर ने इसको शेव कर दिया है। अचानक उस बच्चे को याद आता है कि मेरा सिर तो दिख रहा है। वो वापस से अपना जो हुडी होता है उससे अपने सिर को ढक देता है। बच्चा इससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? ये बताता है डंक। डंक सुनते ही वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है सर डंक, ये किसी नाइट का नाम होता है, ये तो काफ़ी छोटा नाम है, क्या पता तुम्हारा असली नाम डंकन होगा। अब जहाँ तक हमारा कैरेक्टर डंक याद कर सकता है, बुढ़े आदमी ने हमेशा इसको डंक ही कहा है। इसको याद नहीं कभी उसने डंकन भी कहा या फिर नहीं, पर अब उसको याद आ जाता है हाँ शायद असली नाम डंकन ही तो होगा, तब से डंक बना होगा। तो ये वापस बोलता है सर डंक। उसके बाद में इसको नाम नहीं आता है कि कौन से हाउस का नाम दूँ, क्योंकि इसके पास में कोई हाउस वाउस तो होता नहीं है। और फ्लिया बॉटम का नाम तो ये ले नहीं सकता, सर डंकन ऑफ फ्लिया बॉटम। फ्लिया बॉटम तो छोटी मोटी चीज़ है, इसलिए ये बोलता है कि नहीं, मेरा नाम है सर डंकन द टॉल, और मैं काफ़ी लंबा भी हूँ तो मेरे ऊपर ये सूट भी कर रहा है, तो बस यहाँ से इसका नाम आ जाता है सर डंकन द टॉल। बच्चा थोड़ा अजीब सा होकर पूछता है सर डंकन द टॉल, ऐसे किसी नाइट के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या तुम वेस्टरोस के हर एक नाइट को जानते हो क्या? नहीं, सबको तो नहीं, लेकिन उन सभी को जानता हूँ जो बड़े बड़े हैं और फेमस है। हाँ, मैं भी बड़ा हो जाऊँगा और ये टर्नी जीतने के बाद में तो मुझे भी हर कोई पहचानने लगेगा। पर एक मिनट रुको, तुम्हारा खुद का नाम क्या है? क्या तुम चोर ही हो क्या? बच्चा थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए बोलता है एग। डंक उसकी बात को सुन के हंसता नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का सिर भी एग की तरह दिख रहा होता है, तो ये इसका नाम हो जाता है एग। फिर डंक कहता है मुझे तो तुम्हें पीट पीट कर यहाँ से भगा देना चाहिए, तुम हमेशा से मेरे साथ साथ में घूम रहे हो, मैंने तुम्हें आने के लिए भी मना किया था। पर चलो ठीक है, एक बार का तुम कुछ पकाना काम करना तो जानते हो। वैसे मेरे पास में कोई स्क्वायर भी नहीं है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो रह सकते हो, बस इस टर्नी तक। जैसे टर्नी ख़त्म होगी उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि तुम मेरे साथ में चलोगे या फिर नहीं। और जब तक तुम मेरे स्क्वायर हो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत खाने पीने का तो दे दूँगा, पर यूँ मत सोचना कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन तुम्हें मिलेगा। तुम्हें कुछ फालतू सी मीट मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जिससे कम से कम तुम अपना पेट तो भर सकते हो। लेकिन मेरे सामने होशियारी नहीं, अगर तुमने कुछ बदमाशी की तो मैं तुम्हें पकड़ के मारूंगा। एग स्माइल करने लग जाता है। वो बोलता है यस माय लॉर्ड। डंकन कहता है लॉर्ड नहीं, मैं एक हेज नाइट हूँ, मुझे सर बोलो। डंक अभी थोड़ा सा आसमान में देख के सोचने लग जाता है मैं भी इसको, जिस तरह मेरे को उस बुढ़े आदमी ने सब कुछ सिखाया था, मैं भी इसको सब चीज़ें सिखाऊंगा और एक इसको नाइट बना दूंगा। शायद मेरे से भी बेहतर नाइट ये बन जाए। वो जो फ़िश एग पका रहा था वो फाइनली पक जाती है। सही से अंदर की तरफ से तो नहीं पकती है, पर जो डंक इतने दिनों से खा रहा था ख़राब मीट, उससे तो बेहतर स्वाद था उसका। ऐसा करने के बाद में वो बच्चा तो जल्दी से सो जाता है खाना पीना खा के, लेकिन डंक थोड़ी देर तक आसमान में घूरता रहता है। अब सुबह हो जाती है और सर डंकन द टोल आसपास की जो चिड़िया आवाज़ कर रही थी उससे उठ जाती है, लेकिन एग अभी तक सो रहा था। डंक उसको पैर मार के उठाता है और बोलता है जल्दी से उठो, हमारे पास में काम भी है। बच्चा बोलता है पर मुझे पहले ब्रेकफास्ट तो खिलाओ। हमारे लिए ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? वो केवल तभी मिलेगा जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एग बोलता है इससे बढ़िया तो मैं तुम्हारे हॉर्स को काट के खा जाऊँ। नहीं, तुम उससे पहले मेरा गुस्सा खा जाओगे अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो। अब ये दोनों मिलकर उन हॉर्सेस को तैयार करते हैं, उनके ऊपर सैडल लगाते हैं, और जो सर एडलन बुढ़े आदमी की जो सैडल होती है उसको भी घोड़े के ऊपर लगा देते हैं। एक इन सब चीज़ों को करने में थोड़ा निपुण होता है, क्योंकि विश्राम करके वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉर्स वाले आदमी आते थे। डंक उसे कहता है मैं गेस करता हूँ कि आज पूरे दिन तो मुझे काम रहेगा, तो मैं वहीं पे रहूँगा, यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ। तो तुम ध्यान रखना हमारे कैंप का, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, और कोई भी थीफ यहाँ पे आसपास नहीं आना चाहिए। एग पूछता है क्या मैं अपने साथ में एक तलवार रख सकता हूँ और उससे मैं मार काट के उनके भगा दूंगा। डंक नोटिस करता है कि एग की आंखें बिल्कुल ब्लू है, बहुत ज़्यादा ब्लू, जैसे कि कोई पर्पल कलर की हो, और अभी उसका सिर भी शेव है तो उससे उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी सी दिखती है। डंक कहता है नहीं,
तुम्हें केवल एक चाकू मिलेगा, तलवार मेरे पास में रहेगी। और अगर तुमने मेरे सामने ज़्यादा होशियारी की और इन सब चीज़ों को यहाँ से चुरा के भागने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं डॉग्स के साथ में तुम्हें ढूंढ के शिकार कर डालूंगा तुम्हारा। एक बोलता है तुम्हारे पास में तो डॉग्स है ही नहीं। वो कुछ भी हो, तुम्हारा शिकार करने के लिए मैं डॉग्स कहीं से भी लेके आ जाऊँगा। ऐसा कह के और डंक अपने साथ में घोड़ों को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है। डंक के पास में जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी यहीं पे तो रखी हुई होती है। इस बच्चे के भरोसे वो छोड़ के जाता है। वो कहता है इस बच्चे पे थोड़ा भरोसा करना तो मुश्किल है, पर क्या कर सकते हैं। उस बुढ़े आदमी ने तो एक समय पर मेरे पे भी तो भरोसा किया था, तो वही चीज़ मैं इसके साथ में कर रहा हूँ। डंक वापस चलते हुए टेंटों की तरफ पहुँच जाता है। यहाँ पर कुछ काम वाम चल रहा था। लोहार अपने हैमर्स बरसा रहे थे और कुछ आर्मर वार्मर भी बना रहे थे। अब ये तो पूरे मेले की तरह था, हर साइड में कुछ न कुछ काम चल रहा था। कुछ बहुत ही बेहतरीन घोड़े थे जिनको देखकर तो डंक का दिल उन पे आ जाता है। ये हमेशा से बचपन से ऐसा सोचता हुआ आया था कि कैसा होता है खुद के पास में कोई घर हो और मखमल से कंबल, जो केवल कभी कभार इसको मिल, वो भी केवल विश्राम घर के अंदर। अगर हर रोज़ मेरे पास में ऐसा हो तो कितना बढ़िया रहेगा। ये सोचता है कि मुझे तो कभी भी नहीं मिला बचपन में, परंतु मैं एक को वैसा ज़रूर दिलवाऊंगा और उसके लिए मुझे यह टर्नी जीतनी पड़ेगी। उन टेंट तंबुओं को पार करते हुए वो आगे की तरफ निकल जाता है, एशफोर्ड के किले की तरफ। किला काफ़ी लंबा चौड़ा और ट्रायंगल की शेप में था। इसकी दीवारें ऊंची ऊंची थी, लगभग 30 फीट की, और वहाँ पे बहुत सारे बैनर्स लगे हुए थे केसरिया कलर के। कुछ नाइट्स भी थे जिनके पास में ढालें भी केसरिया कलर की थी। मैन एट आर्म्स, कई सारे सैनिक इधर उधर घूम रहे थे। ये वहाँ पर गेट पे जाने के बाद में एक बंदे से बोलता है कि मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है, तुम्हारा मास्टर ऑफ गेम्स कहाँ पर है। सैनिक बोलता है रुको, मैं तुम्हें अपने साथ में अंदर लेके चलता हूँ। अब ये दोनों किले के अंदर की तरफ जाना शुरू होते हैं। सैनिक उससे पूछता है तुम यहाँ पे अपने मास्टर का नाम देने के लिए आए हो। ये कहता है नहीं, मैं तो मेरा नाम देने के लिए आया हूँ, मैं ही लड़ने वाला हूँ। अभी चलते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक बंदा कुछ पेपर्स के ऊपर रजिस्टर कर रहा था, किस किस नाइट का किसके साथ में मैच होने वाला है, इस टाइप से। वहाँ पर पूछने के बाद में वो बंदा बोलता है यस माय लॉर्ड, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। यह कहता है मेरा नाम भी रजिस्टर कर दो। वह बंदा कहता है क्या तुम एक नाइट हो, ये नाइट्स के लिए है। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी एक नाइट हूँ। आपका नाम बताओ। डंक, सर डंकन द टॉल। और वैसे मैं पूछ सकता हूँ सर डंकन द टॉल आप कहाँ से हैं। मैं हर जगह से हूँ। पहले मैं वैसे स्क्वायर था सर एरन ऑफ पेनिट्रिका, जब मैं 5-6 साल का था, इसीलिए तो उन्होंने मुझे अपनी शील्ड भी दी है। वो भी मेरे साथ में यहाँ पर टर्नी में आ रहे थे, लेकिन आते हुए रास्ते में उनकी मौत हो गई और वहीं पे मुझे उन्हें दफनाना पड़ा। उनके मरने का कारण था फीवर। उन्हीं ने मुझे नाइट बनाया और उनकी तलवार मुझे दी। अब तलवार दिखाने के लिए डंक अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वहाँ पर टेबल पर रख देता है। नाम लिखने वाला मास्टर इस तलवार की तरफ ज़्यादा ध्यान तो देता नहीं है, लेकिन बोलता है हाँ ये एक तलवार तो है, पर मैंने किसी सर अर्लन ऑफ पेनिट्री के बारे में नहीं सुना, और तुम बोल रहे हो कि तुम उनके स्क्वायर थे। अब यहाँ पे डंक और उस मास्टर के बीच में आपस में थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है। डंक उसको बोलता है कि मेरे को उस बुढ़े आदमी ने नाइट बनाया, तो ये बोलता है कि तुम्हारे वहाँ पे विटनेस कौन था। अब विटनेस तो कोई था नहीं, क्योंकि ये एक बीच जंगल में इसको नाइट बनाया था। तो ये बोलता है कि मेरे पास में भी वो सारे कस्टम वस्टम किए थे कि सबको मैं प्रोटेक्ट करूँगा, मैं एक असली नाइट की तरह रहूँगा, वो सारी चीज़ें की थी, परंतु ज़्यादा कुछ प्रूफ होता नहीं है। तो मास्टर बोलता है कि इस चीज़ के लिए मैं लॉर्ड एशफोर्ड से बात करूंगा कि तुम्हें इस टर्नी के अंदर लेना है कि नहीं लेना है, उसके बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या रिजल्ट है। डंक कहता है चलो ठीक है, परंतु अगर तुम उन डूरेंडोन को जानते हो ना, जिनके ब्लैक कलर की पताका है, हाउस डूरेंडोन, वहाँ 3 साल पहले सर एरलन ने काम किया था डॉन के अंदर और वहाँ पर सेवा दी थी, तो शायद वो इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हो। मास्टर बोलता है कि मैं उनके साथ में बात कर दूंगा और कम से कम तुम्हें उन्हें अपने साथ में लाना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी बात को भी कोई सुने। आज तो मेरे पास में टाइम नहीं है, लेकिन कल तुम अपने साथ में उनको लेके आना और मैं तुम्हारा नाम यहाँ पे रजिस्टर कर दूंगा, अगर वो हाँ बोलते हैं तो। डंक बोलता है ओके सर। अब ये डंक यहाँ से जाने की तैयारी करता है, पर पीछे से कोई आवाज़ देता है सर डंकन। डंक पीछे की तरफ मुड़ता है। पीछे एक सैनिक होता है जो इसको कहता है तुम्हें कम से कम इतनी सी चीज़ तो पता है कि अगर तुम हार गए इस टर्नी के अंदर, तो तुम्हारे पास में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी गोल्ड वगैरह कुछ भी है, वो सारा जीतने वाले के पास में चला जाएगा। डंक कहता है मेरे को पता है। वो सैनिक वापस पूछता है अगर तुम्हारे पास में चीज़ें कम हुई ना, तो वो सारी ये चीज़ें तुम्हारे कॉइन्स से वसूला होगा। तुम्हारे पास में कॉइन्स वगैरह तो है। डंक को पता था अब इसको गुस्सा आ रहा है। वो थोड़ा सा कड़क होकर बोलता है नहीं, मुझे कॉइन्स वॉइन्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तुम देख लेना भली भविष्य में। डंक सोचता है कम से कम मेरे को एक विक्ट्री तो जीतनी है। यहाँ पर मैं अगर जीत जाता हूँ तो मेरे पास में लूज़र का आर्मर, उसका हॉर्स, गोल्ड, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, और उसके बाद में तो मेरे लाइफ में मज़े ही मज़े हो जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद में वो एक सैनिक के पास में जाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे लॉर्ड एशफोर्ड के मास्टर फोर्सेस जो है उसके पास में ले चलो, मुझे उनसे कुछ बात करती है। वो सैनिक बोलता है चलो मेरे साथ में चलो, और ये अब आगे की तरफ निकलते हैं। आगे जाने से पहले ये एक अस्तबल तक पहुँचते हैं जहाँ पर कि इसके दोनों हॉर्सेस खड़े होते हैं, डंक के दोनों हॉर्सेस, यानी कि थंडर और चेस्टनट।
ये दोनों घोड़े भी उस सर आयरलैंड के होते हैं, लेकिन ये चेस्टनट अभी काफ़ी बुढ़ा हो गया था और खाना पीना भी खूब खाता था, जिसकी वजह से उस बुढ़े आदमी ने सारे के सारे कॉइन्स इसके ऊपर लुटा दिए थे। वैसे तो एक टाइम पर यह भी काफ़ी बढ़िया घोड़ा था जो पूरे वेस्टरोस में किधर से किधर भी जा सकता है, हज़ारों माइल्स इसको चला लो। परंतु अभी ये बुढ़ा हो चुका है तो डंक सोचता है कि इसको मैं बेच देता हूँ और थंडर मेरे लिए काफ़ी है। अब ये ऐसे करते हुए बार ग्राउंड की तरफ जाते हैं जहाँ पर कि मास्टर ऑफ थॉर्स दूर खड़ा होता है, लेकिन ये उसके तक पहुँचता तभी तक बीच में बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। होता यूँ है कि बड़ा सा गेट नहीं होता है बार जो कैसल का, और उसके अंदर लगभग 100 की संख्या में कतारबद्ध एक रैली आती है अंदर की तरफ। बहुत सारे सैनिक होते हैं और उनके पास में बहुत सारे घोड़े वोड़े होते हैं, और ये लग रहा था इसको देख के कि इनके घोड़े इतने शानदार थे कि डंक इनको देख के ही बोल देता है कि ये पक्का कोई बड़ा लोड आ रहा है, उसके स्वागत में ये सारी कंपनी चल रही है। डंक जिस सैनिक के साथ में था ये उससे पूछता है ये कौन है। वो बच्चा बोलता है कि क्या तुम इनके बैनर्स नहीं देख सकते, क्या तुम्हें इनके बैनर्स भी नहीं पता है। डंक पीछे की तरफ मुड़ता है और उन बैनर्स को देखता है। हवा के अंदर ब्लैक सिल्क के बने हुए बैनर्स फहरा रहते हैं जिनके ऊपर बना हुआ था 3 हेडेड ड्रैगन ऑफ हाउस टारगेरियन। ये बैनर्स उसको बताने के लिए काफ़ी थे कि किसकी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे किले में कौन आ गया है। वो जो घोड़े पे बैठे हुए सैनिक आगे की तरफ निकलते हैं तो कुछ और सैनिक आते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के क्लॉक्स पहन रखे होते हैं। उन सैनिकों के सिर से पैर तक व्हाइट कलर का क्लॉक होता है और वो होते किंग्स गार्ड। जैसे ये सारी कंपनी आती है तो लॉर्ड ऑफ एशफोर्ड और इसकी जो फैमिली होती है रॉयल फैमिली, वो भी किले से बाहर की तरफ आती है इन सब के स्वागत के अंदर। और आएगी भी क्यों नहीं, वेस्टरोस के जो सबसे बड़ा हाउस है टारगेरियन हाउस, उसके स्वागत में तो इनको आना पड़ेगा। एक राइडर गेट से एंट्री मारता है और इसके पास में आकर रुकता है। वो इसको आके बोलता है ओए लड़के, मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, मेरे हॉर्स का ध्यान रखना। डंक चौंक जाता है कि वो मुझसे बोल रहा है। ये बोलता है नहीं नहीं माय लॉर्ड, आप गलती से मुझे बोल रहे हैं, मैं कोई स्टेबल का आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ का आदमी नहीं हूँ। डंक से जो बात कर रहा था वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो इसी के हम उम्र का था, परंतु उसने काफ़ी बेहतरीन कपड़े पहन रखे थे, जैसे कि ब्लैक वेलवेट का उसके कपड़े थे और उसके ऊपर गोल्ड की नक्काशी कर रखी थी। उसके बाल वाइट कलर के थे और उसकी आंखें पर्पल कलर की, मतलब कि वो कोई टारगेरियन प्रिंस कोई टारगेरियन फैमिली से था। वो कहता है कम से कम तुम मेरे हॉर्स का ध्यान नहीं रख सकते हो तो मेरे लिए दारू तो लेके आ सकते हो, थोड़े वाइन अंदर से लेके आओ। डंक उसे कहता है माफ़ करना माय लॉर्ड, पर मैं कोई काम करने वाला आदमी भी नहीं हूँ, मैं एक नाइट हूँ। प्रिंस कहता है अरे यार कैसे दिन आ गए हैं, आजकल हर कोई नाइट बन रहा है। अब ऐसी सारी बातें हो रही होती है जितने में एक स्टेबल बॉय पीछे से भागते हुए आता है और वो जो प्रिंस लिंग नहीं होता है टारगेरियन प्रिंस, उसका घोड़े को ले लेता है और उसको अपने साथ में ले जाता है और बोलता है कि कुछ और काम हो तो बताओ। डंक इसी सब की इनकी एंट्री के अंदर भूल गया था कि आखिर इसका काम क्या था। ये तो मास्टर ऑफ हॉर्स के पास में जाने वाला था, तो अब ये वापस उसकी तरफ जाता है। मास्टर ऑफ हॉर्स इससे पूछता है हाँ तुम लड़के, तुम मेरे बारे में क्या पूछ रहे थे, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बहुत सारा काम है और अभी मेरे पास में टाइम नहीं है। यह कहता है मैं अपना पाल्फ्रे जो मेरा घोड़ा है उसको बेचना चाहता हूँ। वैसे तो ये एक बेहतरीन घोड़ा है और उसके पैर भी काफ़ी मजबूत है। अब ये थोड़ी सी तारीफ उसकी ज़्यादा कर पाता, उतने में ही जो मास्टर ऑफ हॉर्स नहीं होता है वो बीच में बोल देता है। मास्टर ऑफ हॉर्स इसके घोड़े की तरफ देखता भी नहीं है सही से और बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया ना मेरे पास में इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरे लॉर्ड को यानी कि लॉर्ड ऑफ एशफोर्ड की इसकी ज़रूरत है, तो सबसे सही यही होगा कि तुम इसको बाहर जाके बेच दो। बाहर जो मार्केट है उसमें पक्का तुम्हें 2-3 सिल्वर के कॉइन्स तो मिल ही जाएंगे। डंक कहता है थैंक यू माय लॉर्ड, कोई नहीं। डंक पूछता है कि माय लॉर्ड क्या किंग आ चुके हैं। मास्टर ऑफ हॉर्स हंसते हुए बोलता है नहीं थैंक गॉड वो नहीं आए। और एक मिनट रुको, तुम मुझे फालतू कामों में मत लगाओ, मेरे पास में बहुत काम है, मुझे सारे हॉर्सेस का भेड़ बकरियों का कुछ इंतजाम करना है, मुझे फालतू बातें मत कराओ। एशफोर्ड का मास्टर ऑफ हॉर्स वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में होता है, वो जैसे तैसे हड़बड़ी करके यहाँ से निकल जाता है। डंक थोड़ी सी दूर देखता है तो कुछ वाइट क्लोक्स में सैनिक खड़े होते हैं और वो होते हैं किंग्स गार्ड। ये उनके पास में जाता है और बोलता है माय लॉर्ड आई एम सर डंकन द टॉल। किंग्स गार्ड में जो लंबा होता है वो इसको आंसर देता है मिलकर खुशी हुई सर डंकन, मैं हूँ सर रोलैंड क्रैकन हॉल और ये है मेरा स्वॉन ब्रदर सर डोनल ऑफ डस्कनडेल। डंक क्या, ये तो वेस्टरोस के हर एक बंदे को पता है कि किंग्स गार्ड के अंदर उन्हीं की भर्ती होती है जो सबसे फाइनेस्ट वॉरियर्स होते हैं और जिन्होंने अपनी प्रतिभा को कहीं न कहीं दिखाया होता है। ये उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे लड़ने के लिए आए हो, क्या तुम भी अपना नाम देने वाले हो लिस्ट के अंदर। तो वो आंसर देते नहीं हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए। सर डोनेल आंसर देते हैं नहीं हम लड़ने के लिए नहीं आए, अगर हम ही लड़ना शुरू कर देंगे तो किसके सामने लड़ेंगे, हम जिसको प्रोटेक्ट करते हैं उसी के सामने। डंक को समझ में नहीं आता है तो वो नाइट वापस से समझाता है प्रिंस वेलोर यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं और वो लेडी एशफोर्ड के चैंपियन बनना चाहते हैं, उनके साथ में उनके कुछ कजन्स भी लड़ेंगे पर हम नहीं लड़ने वाले, हम में से कोई भी नाइट नहीं। किंग्स गार्ड यहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं और ये बस मन में सोचता रह जाता है कि कहीं मेरा टर्नी के अंदर फाइट प्रिंस के साथ में हो गई तो मैं क्या करूँगा, या फिर उनके किसी कज़न के साथ में। उन लोगों के तो पिताओं ने उनके तो सारे एंसेस्ट्री लड़ती हुई आई है और मेरे पिता के बारे में तो पता भी नहीं कि क्या उसको लड़ने भी आता था या फिर नहीं।
और चलो एक बार का लड़ने के लिए भी दे दिया उनके सामने, तो क्या मैं उनसे लड़ पाऊँगा? वो इतने हाई बोन्ड लोग हैं। डंक का कोई एक यहाँ पे मास्टर ऑफ हॉर्स तो नहीं लेता है, लेकिन एक बंदा होता है जिसका नाम होता है हैनली, वो खरीद लेता है। वो और इसके बीच में थोड़ी बहुत बहस वहस चलती है कि मैं इसको ज़्यादा में बेचना चाह रहा हूँ और वो कम में लेना चाह रहा है। फाइनल में जाके वो बंदा इससे ख़रीद ही लेता है, और वो जो ख़रीदता है वो थोड़ी कम प्राइस में ख़रीदता है। तो डंक को ऐसा फील हो रहा होता है कि जो इसने सौदेबाजी की इसमें इसी को नुकसान हुआ है, परंतु कम से कम ये किसी अस्तबल वाले आदमी को बेचता, उससे तो प्रॉफिट में रहा। बाहर कोई आदमी तो इसको ज़्यादा पैसा देता नहीं। तो लगभग 750 स्टेक के अंदर ये घोड़ा बिक जाता है। लास्ट में वापस से इन दोनों के बीच में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डंक बोलता है कि मैंने उस प्राइस के अंदर इसका सैडल नहीं इंक्लूड किया था। सैडल मतलब जो ऊपर बैठने का, जबकि वो आदमी बोलता है कि सैडल भी इंक्लूडेड है। ऐसी थोड़ी बहुत बहसबाजी चलती रहती है, लेकिन फाइनली में जाके इसका ये घोड़ा बिक जाता है। आखिर में इन सारे घोड़ों को बेचने के बाद में इसको कुछ गोल्ड के पीसेस भी मिलते हैं और बाकी सारे सिल्वर। आखिर में इसको मिलते हैं 3 गोल्ड पीसेस और बाकी सारे सिल्वर। डंक के लिए ये पहली बार था जब उसने किसी गोल्ड के कॉइन को हाथ से छुआ हो। ये सोच के ही थोड़ा सा अजीब हो रहा था कि पहली बार छूना कितना बेहतर होता है। इनको ड्रैगन्स कहा जाता है और इन गोल्ड कॉइन्स के ऊपर किंग डेरोन की प्रतिमा छपी हुई होती है, परंतु ये काफ़ी पुराने होते हैं तो साइड साइड से थोड़े खुदरे हुए भी होते हैं। इनको लेने के बाद में वो यहाँ से रवाना होता है और कहता है कि कम से कम मेरे घोड़े को थोड़ा बहुत तो खिला देना आज रात को, और इसको एप्पल पसंद है तो वो ज़रूर खिलाना। डंक सोचता है अगर मैं ये टर्नी जीत गया तो वापस से आऊँगा और इसी आदमी से ये खरीद के ले जाऊँगा। एक घोड़े को बेचने के बाद में वो थंडर के ऊपर बैठ के बाहर की तरफ निकलता है। उस किले से बाहर निकल के वो वापस तंबू की तरफ आ जाता है। पहली बार उसके पास में जीवन में इतने सारे कॉइन्स थे। जब तक वो बुढ़ा आदमी था वो तो इसको कॉइन्स देता नहीं था। कम से कम 1 सिल्वर का कॉइन या फिर 2 दिए होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बाकी इसके हाथ में भी नहीं रहने देता था। इतने सारा मनी को पाने के बाद में वो सोचता है कि ये तो सारा काफ़ी है 1 साल जीने के लिए, और क्या हो अगर मैं थंडर को भी बेच दूँ, तो यानी कि जिसके ऊपर वो अभी बैठ के जा रहा है इस घोड़े को भी बेच दूँ। परंतु ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये बिकने के बाद में मेरी जीवन ख़त्म हो जाएगा। मैं एक हेज नाइट वेज नाइट कुछ नहीं रहूँगा। फाइनली मुझे एक भिखारी बनना पड़ेगा। डंक अपने घोड़े पे बैठकर उस तंबू वाली जगह से बाहर की तरफ निकलता है। ऐसे मार्केट में चलते हुए फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे कल ड्रामा हो रहा था, और वो लड़की ने काफ़ी खूबसूरत प्रस्तुति दी होती है। तो अभी तो इसके पास में सिल्वर कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं, सब होते हैं। तो ये 2 कॉपर कॉइन्स लेता है और उस लड़की की तरफ फेंक देता है। बोलता है एक आज के लिए और एक कल शाम के शो के लिए, तुमने तो बिल्कुल बेहतरीन प्रस्तुति दी थी। वो लड़की मुस्कुराने लग जाती है और यहीं पे हमारे डंक भैया के मन के अंदर लड्डू फूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कहीं मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है या फिर इस कॉइन की तरफ देख के। थोड़ी सी हिम्मत जुटा के ये उससे पूछ ही लेता है क्या तुम मेरे साथ में खाने पे चलोगे? तो वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे पास में कुछ और भी काम है और माफ़ करना पर आज मैं बिज़ी हूँ। अब यहाँ पे सर डंकन द टॉल वापस अपने ख्यालों में खो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि किसी लड़की के साथ में होना कितना अच्छा होता है, कि वो मुझे भी प्यार करे, इस तरह की बातें हैं। वो एक और को भी याद कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ में जो इसका इंसिडेंट हुआ था वो काफ़ी शर्मिंदा था, जिसको सोच के ये थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। पर वापस से इसको याद आता है कि मैं तो यहाँ पर टर्नी लड़ने के लिए आया हूँ, तो ये सोच के इसको थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है। अब यहाँ से निकल कर सर डंकन आगे की तरफ जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, और वहाँ पे लॉर्ड एशफोर्ड के जो आदमी होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, और जो बाकी सारे सैनिक वैनिक होते हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारी तैयारियाँ कर रहे होते हैं जिसमें किसी टर्नी के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि वहाँ पे पेंट वेंट करना, सिटिंग्स के लिए चेयर का प्रबंधन करना, और कुछ लकड़ियों के कुछ आकृतियाँ लगाना। सबसे बीच में एक बड़ी सी चेयर होती है और उसके आसपास में कुछ एक और चेयर्स, पीछे की तरफ बहुत सारी चेयर्स लगाई हुई होती है। डंक को भी पता होता है कि इन सब चेयर पे मुझे तो बैठने का मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो वेस्टरोस के बड़े बड़े नाइट्स और उनके स्क्वायर बैठेंगे, तो मुझे कहीं आसपास ही खड़ा रहना पड़ेगा। अब इस तरीके से काम वाम यहाँ पे चल रहा होता है, लेकिन ये आगे की तरफ चला जाता है। आगे जाके देखता है तो कुछ नाइट्स आपस में प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। कुछ तो असली तलवारों से कर रहे होते हैं, बाकी कुछ वुडन की तलवारों से। आगे जाकर ये अपना घोड़ा एक ऐसी जगह पर रोक देता है जहाँ पर 2 नाइट्स आपस में लड़ रहे होते हैं। एक तो मस्कुलर नाइट होता है काफ़ी बड़ा सा, और एक थोड़ा यंग होता है, छोटा। इन दोनों के कोट के ऊपर रेड एप्पल्स बने हुए होते हैं, जो कि दर्शा रहे होते हैं ये दोनों हाउस फोसोवेस के हैं, ऐसे ही कुछ नाम है इनके हाउस का। यहाँ पे जो बड़ा वाला होता है वो इसको नीचे गिरा देता है छोटे वाले को, और बोलता है कि तुम अभी तक पक्के नहीं हो, कम से कम थोड़ा बहुत सीख विक के आओ। अब ये नाइट तो नीचे गिर जाता है, तो जो मस्कुलर नाइट होता है वो इसकी तरफ देख लेता है और बोलता है यस यू द बिग वन, नाइट ऑफ द विंग चैलिस, इज़ दैट लॉन्ग स्वॉर्ड यू वियर? क्या ये तुम्हारी तलवार है? ओए बड़े नाइट इस तरफ आओ। डंक थोड़ा डिफेंसिवली होता बोलता है हाँ ये मेरी तलवार है और मैं हूँ सर डंकन द टॉल। मस्कुलर नाइट इसको बोलता है आई एम सर स्टेफन फोसवे, क्या तुम मेरे साथ में लड़ना चाहोगे? हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये बेहतर होगा किसी नए के साथ में लड़ना। वैसे भी तुम देख सकते हो मेरा कज़न तो बहुत ही ज़्यादा नालायक है,
कि मुझे हरा भी नहीं सकता, ये अभी तक पका नहीं है। वो जो नीचे गिरा हुआ होता है नाइट, छोटा नाइट, वो इसको बोलता है, सर डंकन प्लीज़ इसके साथ में लड़ाई करो और इसके नीचे गिरा दो। जैसा कि मेरा कज़न बोल रहा है मैं पका नहीं हूँ, पर ये कुछ पक के ज़्यादा सड़ गया है, तो इसके सारे सीड्स को बाहर निकाल दो, एक बार बस इसको तबीयत से नीचे गिरा दो, मज़ा आ जाएगा। डंक थोड़ा चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों लॉर्डलिंग्स इनकी लड़ाई के अंदर मेरे को क्यों घसीट रहे हैं। वो कहता है कि मुझे इसका कुछ पार्ट नहीं होना है। आई थैंक यू सर, आपने मुझे लड़ने के लिए इन्वाइट किया, परंतु मेरे पास में कुछ और भी काम है जहाँ पे मुझे जाना है। और वैसे भी डंक अभी सबसे पहले जो काम करना चाहता था वो वहाँ पे उस आर्मर बनाने वाले के पास में जाके कॉइन्स पे करना चाह रहा था, जिससे कि वो इसको आर्मर दे देवे और ये हैप्पी हो जाए। सर स्टेफन इसकी तरफ देखता है और बोलता है, ओहो हेज नाइट्स के पास में भी कुछ काम होने लग गए, और ज़रूरी काम। फिर वो मस्कुलर नाइट, एक और नाइट होता है जिसको बुलाता है, सर ग्रैंस तुम मेरी तरफ आओ, देख लो जो ये दूसरा एप्पल है वो तो देखो नीचे की तरफ गिर गया है, और सर डंकन इनके पास में तो बहुत बड़े बड़े काम होने लग गए हैं। वैसे तो ये एक हेज नाइट है, तो छोड़ो इन सबको छोड़ो, अपन दोनों लड़ते हैं। डंक को थोड़ा सा गुस्सा तो आ जाता है, पर वो इसकी बातों में नहीं आने वाला था। वो यहाँ पे आके लड़ने वाला नहीं था, और वैसे भी उस ओल्ड मैन ने इसको सिखाया था, जब तक कि मेन टर्नी में फाइट नहीं आ जाए उससे पहले किसी के साथ में लड़ो मत, वरना वो तुम्हारी जो स्किल्स है वो पता कर देगा। और ये जो सारे राज परिवार के नाइट्स होते हैं, जैसे कि सर स्टेफन एप्पल वाला, ये सारे तुम्हारी वीकनेस को पता कर लेंगे, तो पहले ही लड़ने की ज़रूरत नहीं है। डंक वैसे श्योर नहीं था कि मैं इसको हरा सकता हूँ या फिर नहीं, पर वो अपनी स्किल्स को दिखाना नहीं चाहता था। डंक यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता या फिर अपने घोड़े पे बैठ के यहाँ से जाता, उससे पहले वो जो नीचे गिरा हुआ नहीं होता है फोस्फे, यंगर फोस्फे, वो इसके पास में आ जाता है और उसको बोलता है, मुझे आपको नहीं कहना चाहिए था उससे लड़ने के लिए। वो एक गुस्से ले, और उस टाइम पर मुझे भी गुस्सा आ रहा था, तो बस गुस्से गुस्से में मैंने कह दिया कि आप उससे लड़ लो, पर माफ़ करना, परंतु आपने कोई आर्मर नहीं पहन रखा है, अगर आप उसके सामने चले जाते तो वो पक्का आपकी हड्डियाँ तोड़ देता। डंक पूछता है, क्या तुम्हारी हड्डियाँ तो उसने नहीं तोड़ी? वो बोलता है, नहीं मेरी नहीं तोड़ी, क्योंकि मैं उसी के ब्लड का हूँ, हम दोनों एक ही परिवार से, तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। वैसे मेरा नाम है रायूमिन फोस्वे। डंक कहता है, मिलकर खुशी हुई। क्या आप और आपका कज़न इसके अंदर लड़ने वाले हैं? हाँ हमारे कज़न तो पक्का लड़ने वाले हैं, पर मैं केवल उनका एक स्क्वायर हूँ। मेरा कज़न मुझे कब से बोल रहा है कि मैं एक नाइट बना दूंगा, लेकिन जैसा कि वो कहता है मुझे अभी तक लड़ना नहीं आता है, तो वो मुझे नहीं बनाने वाला है। परंतु क्या आप इसके अंदर लड़ने वाले हैं? डंक कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ मैं लड़ने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब ये टर्नी शुरू होगी उसके तीसरे दिन में लड़ने वाला हूँ। रायमन कहता है, हाँ तब तो बेहतर रहेगा, तब तक कुछ एक तो चैंपियन हार भी गए होंगे और आपको लड़ने के लिए कुछ ही बचे होंगे। अब ऐसे बातें करने के बाद में डंक यहाँ से निकल जाता है। वैसे ये टर्नी लॉर्ड एशफोर्ड की जो बेटी होती है उसका अभी 13वां बर्थडे होता है, उसके उपलक्ष्य में रखी होती है। उसके लिए 5 चैंपियंस होते हैं जो उसको डिफेंड करेंगे, और बाकी सब उसके लिए चैलेंजर्स होते हैं। अब जो भी कोई चैंपियन होता है वो अगर हार गया तो फिर जिसने उसको हराया वो चैंपियन बच जाएगा, और पूरे 3 दिनों तक जोस्टिंग चलेगी, यानी कि भाले लेके लड़ने वाला। तो उन्हीं किसी में से इसने अगर किसी चैंपियन को हरा दिया तो ये बन जाएगा उनका चैंपियन और एकदम लाइमलाइट के अंदर आ जाएगा। यही कुछ सोचते हुए वापस से ये उस बुढ़े आदमी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो कहता है कि वो बंदा भी इतना ज़्यादा अच्छा फाइटर नहीं था, और न ही वो वेस्टरोस का सबसे बढ़िया फाइटर। अब यहाँ पे ये कुछ पुराने नाइट्स की कहानी भी याद करता है, जिसमें से होते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं, सर्वेन ऑफ मिरर शील्ड, प्रिंस एमन ऑफ ड्रैगन नाइट, सर रेमन रेडविन, ऐसे ही कुछ नाइट। लेकिन उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो सारे नोबल बर्थ के होते हैं। और इसका बर्थ क्या है? इसका तो एक बहुत ही बकवास सा बर्थ है, फ्लिया बॉटम का। ये डंक ऑफ फ्लिया बॉटम और सर डंकन द टॉल, ऐसा नाम रखना पड़ रहा है इसको। केवल एक बड़े नाइट को छोड़ दे, फ्लोरिन को, तो बाकी सारे जो भी बड़े बड़े नाइट्स हुए थे वो सारे के सारे बड़े बड़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। परंतु जो कुछ भी हो, अगले आने वाले 4-5 दिनों के अंदर इसको पता चल जाएगा कि इसकी औकात कितनी है, क्या ये उनके सामने विथस्टैंड कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। इस टर्नी के रिजल्ट इसको बता देगी। अब ऐसे करते हुए ये फाइनली उस दुकान तक पहुंच जाता है जहां पर इसको जाना होता है, और वो होती है आर्मर की दुकान, जहां पर कल इसने थोड़ा सा पेमेंट किया होता है। बाकी पेमेंट ये आज कर देता है और अपने साथ में एक चमचमाता हुआ स्टील का आर्मर ले लेता है और चल देता है वापस उस जंगल की तरफ जहाँ पर कि इसका आशियाना होता है। आते टाइम जंगल के रास्ते में इसको थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि कहीं वो छोटा सा बच्चा उसने इसके साथ में गद्दारी तो नहीं कर दी और इसकी सारी चीज़ों वीज़ों को लेके भाग तो नहीं गया होगा। लेकिन यहाँ पर आके देखता है तो वो छोटे बच्चा यहीं पे बैठा हुआ होता है और इसकी चीज़ों की तरफ देख रहा होता है। वो लड़का पूछता है, क्या तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिले उस घोड़े को बेचने पर? ये बोलता है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उनको बेच दिया है? बच्चा बोलता है, ऑफ कोर्स तुम जब गए थे तब तुम्हारे पास में 2 घोड़े थे और अभी आए हो तो एक ही है, और तुम गुस्सा भी नहीं हो, तो इसका मतलब पक्का किसी ने तुमसे उसको चुराया तो नहीं है, तुम उसको बेच के ही आए हो। इसके बाद में डंक नीचे उतरता है घोड़े से और इसको अपना नया आर्मर दिखाता है जो कि स्टील में बिल्कुल चमचमा रहा होता है। इस आर्मर के बारे में कुछ बच्चे को भी बताता है
बच्चा बस ध्यान से उसको देखता रहता है और फिर बोलता है एक मिस्टेक पॉइंट आउट करता है। वो बोलता है इसके अंदर विसर नहीं है। विसर यानी कि जो बड़े बड़े नाइट्स नहीं होते थे उनके ऐसे ऊपर की साइड में कर देते थे जिससे कि आँखों की तरफ अच्छे से दिख जाए और सही से हवा भी आ जाए। अब ये विज़र क्या होता है कि एक चीज़ होती है जो हेलमेट के ऊपर होती है, थोड़ा सा उसको हटा दो तो अंदर एयर आ जाती है। यही चीज़ ये भी इसको एक को समझाता है कि अगर विज़र होगा, बहुत सारे नाइट्स क्या करते हैं कि उससे हवा लेने के लिए उसको ऊपर करते हैं और तभी उनकी आंखों में आके तीर लग जाते हैं। तो अच्छा है कि मेरे हेलमेट के अंदर वो चीज़ नहीं है। एक कुछ और भी इसके अंदर प्रॉब्लम निकालता है इसके अंदर, परंतु डंक बोलता है कि चलो जैसा भी है ठीक है। एक सोच रहा होता है कि इसको काफ़ी पैसे मिले होंगे और इसकी वजह से इसको भी एक तंबू बनाने की इजाज़त मिल गई होगी, मतलब तंबू वम्बू के लिए पैसे वैसे मिल गए होंगे और जो बाकी सारे नाइट्स है हम भी शायद वहाँ पर जाकर रहेंगे। परंतु डंक के पास में इतना पैसा होता नहीं है। डंक कहता है इतना ज़्यादा पैसा भी मुझे मिला नहीं है, जितना कुछ मिला था मैंने उसका ये ख़रीद लिया और कुछ एक पैसा और है मेरे पास में। ये जो बच्चा होता है वो काफ़ी छोटा होता है लेकिन इसके अंदर बोल्डनेस खूब होती है और डंक को ये चीज़ पसंद होती है। वो कहता है कि मेरा स्क्वायर तो मुझसे भी ज़्यादा बोल्ड है और क्लेवर भी। वो इसको कहता है कल तो तुम मेरे साथ में आ जाना और हम टर्नी ग्राउंड तक चलेंगे, वहाँ के कुछ फाइट्स को भी देखेंगे और वहाँ पे हम कुछ ओट्स को खरीद के हमारे हॉर्स को खिला देंगे। एक पूछता है पर मुझे कैसल के अंदर नहीं जाना दिया जाएगा, क्या मुझे जाने देंगे? ये कहता है क्यों नहीं, एक दिन तो हम कैसल के अंदर रहेंगे और पक्का उस दिन तो हम अच्छा खाना भी खाएंगे। परंतु वो लड़का कुछ भी नहीं कहता है। डंक भी नोटिस कर लेता है कि शायद उसको किसी न किसी चीज़ का डर लग रहा था लॉर्ड के हॉल में जाने के लिए। पर अब जो कुछ भी हो, कल ये दोनों वैसे सिटी के अंदर जाने वाले हैं।